अस्सलामुअलैकुम। देवी ने कहा, मुझसे गुफ्तगू करते वक्त मेरी हैसियत और अपनी औकात को याद रखा करो। ये जो मक्कार सरबरा है, इसे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैंने जो गोलियां फेंकी वो असली नहीं थी। ऐसा चालबाज इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि हम इससे दुश्मनी करें और ये दोस्त बनकर हमें असली गोलियां दे दे। पारस के साय के अंदर से फिर वो पैकेट निकला। साया अपनी जगह साया ही था, सिर्फ वो पैकेट नुमाया हो गया। उसने पैकेट को फर्श पर फेंकते हुए कहा, देवी दुरुस्त कह रही है, ये असली गोलियां नहीं हैं। मैंने इसे उठाकर फिर अपने अंदर छुपाकर ये झांसा दिया था कि तुम लोग असली गोलियों से महरूम हो गए हो। ये सुनते ही बेचारा एक तो मारा गया। वैसे जब से आया हूँ तुम लोगों के लड़ने और फिर मिल बैठने का तमाशा देख रहा हूँ। फिर उसने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा, और सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के तमाम मशहूर अखबारों और सालों के सहाफ़ी वगैरह भी देख रहे हैं। ये हमें दहशतगर्द कहते हैं। अब ये लोग अपनी ज़ुबानों से सच्चाई बयान करेंगे कि वो इसराइली मेजर कैसे मारा गया और उर्दन के चंद मोअज़्ज़ज़ कहलाने वाले अकाबरीन अपना मुल्क छोड़कर क्यों चले गए। अभी देवी ने एक को मौत की सज़ा दी क्योंकि वो अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी तरह दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर यहाँ मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के अकाबरीन अपने एक साथी की तरह खुदकुशी नहीं करना चाहते तो सच बयानी से काम लें, वरना मैं तो साया हूँ। तुम लोगों के साए ज़मीन में दफन होने के बाद मेरी तरह नज़र नहीं आएंगे। मुख्तलिफ ममालिक के अकाबरीन ने इकरार किया कि इसराइली मेजर उर्दन के दौरे पर आने वाला था और वहाँ के मोअज़्ज़ज़ कहलाने वाले अकाबरीन उस यहूदी मेजर को खुश करने के लिए मुसलमान लड़कियां पेश करने वाले थे। इससे पहले MIM के सरबराह ने वार्निंग दी थी कि उनमें से कोई दीन इस्लाम के खिलाफ कोई अमल नहीं करेगा, तो MIM का सरबराह भी उनके सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने बरादर कबीर की वार्निंग को अहमियत नहीं दी, जिसके नतीजे में मेजर मारा गया और जो मुअज़्ज़ज़ीन मुसलमान लड़कियों की दलाली करने वाले थे उन्हें जिला वतनी का हुक्म सुना दिया गया। आइंदा ऐसा होगा तो नताइज भी ऐसे होंगे। उन अकाबरीन के बयान के दौरान देवी सोच रही थी कि वो रिपोर्टर लड़की के भेस में आई है, उसके अंदर बरादर कबीर का साया जलाया है। अब इस इजलास से वापसी में क्या होगा? क्या वो साया फिर उसके अंदर रहकर इजलास हॉल से बाहर जाएगा और क्या बाहर जाकर उसके साथ रहेगा? वो परेशान हो गई, सोचने लगी, आखिर वो कब तक उसके अंदर रहेगा? ऐसा ना हो कि उसकी किसी छोटी सी गलती से उसकी असलियत मालूम हो जाए। वह ऐसा मक्कार था कि ज़रा से इशारे पर किसी भी मामले की गहराई तक पहुँच जाता था। जब तमाम अकाबरीन के बयानात ख़त्म हो गए तो वो बोली, मैं अब तक इस रिपोर्टर लड़की की ज़ुबान से बोल रही थी। अब इस इजलास की नाकामी से मायूस होकर इस लड़की के दिमाग से और इस इजलास हॉल से जा रही हूँ। एक अखबारी रिपोर्टर ने पूछा, देवी जी, आप जाने से पहले बता दें कि आप MIM की तंजीम को दहशतगर्द समझती हैं या नहीं, और आप यहाँ किस मुल्क की नुमाइंदगी करती रही हैं? वो बोली, जब अमरीका, इसराइल और उर्दन के काबरीन ने यह तस्लीम कर लिया है कि चंद मुसलमान मुअज़्ज़ज़ीन को मुल्क बदर क्यों होना पड़ा और इसराइली मेजर को भी मौत की सज़ा क्यों दी गई, तो यह ज़ाहिर हो गया है कि इन ममालिक ने मुसलमानों के मज़हब और इखलाकी तकाज़ों के खिलाफ काम किया था। इसलिए MIM के सरबराह ने इंतकामी कार्रवाई की। लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए तो सरबराह बरादर कबीर इसराइली मेजर के केस को आलमी अदालत में पेश कर सकता था। किसी भी तंजीम के सरबराह को यह हक नहीं पहुंचता कि वो एक नामवर मेजर को सजाए मौत दे। पारस ने कहा, यही सवाल मैं देवी से करता हूँ कि अभी उसने आपके सामने एक आला अफसर को सजाए मौत क्यों दी? उसने सिर्फ गुस्ताखी की थी या बेवकूफ़ की बच्ची कहा? और ये भी मैं कह रहा हूँ तो इसे भी ये मामला आलमी अदालत में ले जाना चाहिए था। क्या इस आला अफसर की तरह ये बेवकूफ़ की बच्ची मेरे दिमाग में ज़लज़ला पैदा कर सकती है? क्या मुझे भी उस अफसर की तरह खुद को मौत की सज़ा पर अमल करने के लिए मजबूर कर सकती है? वो बोली, मैं तुम्हारी तरह किसी तंजीम की सरबराह नहीं हूँ और ना किसी खास मुल्क की नुमाइंदा हूँ। मैं अमेरिका, इसराइल और भारत की हमायत में बोलने आई थी, अब जा रही हूँ। पारस ने कहा, जा रही हो या भाग रही हो? मेरे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने इस इजलास में किसी पर ज्यादती नहीं की और तुमने एक नहीं 3 ममालिक की नुमाइंदगी करके यहाँ कत्ल किया और दहशतगर्दी की मिसाल पेश की है। मुझे भागने का ताना न दो, तुम मर्द होकर साया बनकर भाग रहे हो। मेरे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो साया बनकर आया था, साया बनकर जा रहा हूँ। फिर यह कि मैं दुश्मनों के दरमियान हूँ और तुम दोस्तों के दरमियान हो। तुम्हें भागना नहीं चाहिए और मुझे हिकमत अमली के जरिए दुश्मनों के शिकंजे से निकलना चाहिए। यह सीधा नाई का तकाजा है जो तुम्हारे पास नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पारस ने कहा, तुम अपने दोस्तों और हमायत करने वालों के साथ हो, फिर यहाँ से जाने में तेज़ी क्यों दिखा रही हो? यह इजलास हमें दहशतगर्द साबित करने के लिए मुनाकिद किया गया है, लिहाजा इजलास में शरीक होने वाले दानिश्वरों और बड़े ममालिक के बड़े फैसले तो सुनती जाओ। वो क्या सुनती? उसकी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यही जाहिर कर रही थी कि माइक के पास जो रिपोर्टर लड़की खड़ी हुई है अब उसके अंदर नहीं है। वह नौजवान लड़की दोनों हाथों से सर थामे इजलास में बैठे हुए अफराद को कभी इधर कभी उधर देख रही थी। उसकी आंखों और चेहरे से हैरानी और परेशानियां यहाँ थी। फिर उसने पूछा, ये मुझे क्या हो रहा था? मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी। आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि मैं इस माइक के पास ही खड़ी हुई हूँ। मगर मैं ऐसी बातें क्यों कह रही थी जो कहना नहीं चाहती थी? और मैं रिपोर्टिंग के लिए जो सवालात MIM के सरबराह से करना। वो बोलते बोलते एकदम से साय को देखकर छिटक गई। इसके बाद कहने लगी, हाँ याद आ रहा है,
मेरी आंखें देख रही थी कि ये दोबारा साया बन गया, लेकिन ये सब ख्वाब लग रहा था। मैं देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी ज़ुबान से बेख्तियार ऐसे अल्फाज निकल रहे थे और मैं ऐसी बातें कर रही थी जैसे मैं एक देवी हूँ, ऐसी देवी जिसकी मर्जी से ये दुनिया कायम हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, एक औरत होकर बड़े से बड़े शाहज़ोर मर्द को। वो कहते कहते फिर रुक गई, दोनों हाथों से सर थाम कर चीख मार कर बोली, मैंने एक शख्स को सजाए मौत दी थी और वो सचमुच मर गया था। मैंने अपनी आंखों से ऐसी दरिंदगी देखी है। यहाँ मेरी ज़ुबान के हिलने से एक शख्स, वह बात पूरी करने से पहले फर्श पर दोजानू हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। बिलाशुबा वो ऐसी कामयाब अदाकारी कर रही थी कि कोई उसे देवी मान ही नहीं सकता था। सभी को यकीन हो गया था कि ख्याल ख्वानी करने वाली देवी उसके अंदर आकर अब तक ज़ुबान से बोलती रही थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कितनी ही रिपोर्टिंग करने और फीचर वगैरह लिखने वाली औरतें आई हुई थी। उनमें से 2 औरतों ने आकर उसे थपक कर तसल्लियाँ दी, हमें पता है, देवी ने ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हें आलाकार बनाया था, वो तुम्हारी ज़ुबान से बोलती रही थी। दूसरी खातून रिपोर्टर ने कहा, देवी तुम्हें इतला देकर ऐसा करती तो तुम इस तरह ज़हनी परेशानी और हैरानी में मुब्तला न होती। वैसे ये इत्मीनान की बात है कि तुम नॉर्मल हो और बहुत सी बातों को समझ रही हो। कोई कमज़ोर जहन की औरत होती तो देवी के ऐसे अमल से पागल भी हो सकती थी। वो देवी थी, पागल क्या होती, सबको फरेब दे रही थी। दोनों रिपोर्टर खवातीन ने उसे सहारा देकर फर्श से उठाया। वह माइक के पास आकर बोली, हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं नॉर्मल हूँ और आज मैंने एक अजीबोगरीब तजुर्बा किया है। कल अपने अखबार में जो कुछ मैं लिखूंगी वो दुनिया के तमाम अखबारात के रिपोर्टर्स की तहरीर से मुख्तलिफ होगा और ये दिलचस्प खबर होगी कि वो रिपोर्टर मैं ही हूँ जिसकी ज़ुबान से देवी बोल रही थी। आज का इजलास जितना अहम है उतनी ही मैं भी अहम हो गई हूँ। अमेरिका के एक आला ओहदेदार इस इजलास की सदारत कर रहा था। वो स्टेज के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने सामने रखे माइक की तरफ झुकते हुए कहा, आज तक देवी को किसी ने नहीं देखा, वो कभी किसी के सामने नहीं आती है। इस इजलास में शरीक होने के लिए उसे ख्याल ख्वानी के जरिए किसी न किसी के दिमाग में आना था, इसलिए वो इस लड़की के अंदर आकर इजलास की कार्रवाइयाँ भी देखती रही और इसकी ज़ुबान से बोलती भी रही, लेकिन उसने इस लड़की को नुकसान नहीं पहुँचाया। पारस ने कहा, वो अपनी बोलियां बोलकर उड़ गई है, अब इसकी बातें रहने दें। यह इजलास MIM को दहशतगर्द करार देने के लिए मुनक्किद किया गया था। अब आप इजलास के सदर की हैसियत से फैसला सुनाएं। फैसला MIM के हक में है। इस तंजीम के खिलाफ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम गलत था। देवी के तैश में आने के बायस यहाँ एक कत्ल हो गया है, लेकिन ऐसा देवी के ज़ाती इंतकाम के बायस हुआ। लिहाजा जो कुछ देवी ने किया उसके ज़िम्मेदार उसके दोस्तों ममालिक यानी अमेरिका, इसराइल और भारत नहीं है। मैं ये फैसला सुनाने के बाद इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मेज़बान मुल्क के एक ओहदेदार ने अपनी जगह से उठकर कहा, यह इजलास हमारे इस्लामी मुल्क में हुआ। हमें खुशी है कि एक इस्लामी तंजीम MIM के खिलाफ किसी अखबार में रिपोर्टिंग नहीं होगी। हम सरबराह बरादर कबीर को मुबारकबाद देते हैं और उनके साथ तमाम हाजरीन इजलास से गुजारिश करते हैं कि दूसरे हॉल में आप हजरात के लिए लंच का इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम हजरात हमारे रज़ाकारों की रहनुमाई में वहाँ तशरीफ़ ले चलें। मेज़बानी लाजमी होती है और मेहमान भी मेज़बान की खुशी के लिए ज़रूर कुछ खाते पीते हैं, लेकिन देवी वहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद थी। अगरचे सबको मुतमईन कर चुकी थी कि वो अब वहाँ नहीं है। उसे अब यह अंदेशा नहीं था कि वो पहचानी जाएगी, लेकिन उस साए की तरफ से अंदेशा था कि वो फिर उसके जिस्म में समाने चलाएगा। उस वक्त वो सोच रही थी, मौका अच्छा है, तमाम लोग लंच के लिए दूसरे हॉल में जाएंगे तो वो चुपचाप दूसरे दरवाजे से बाहर चली जाएगी और उस साए को मालूम नहीं होने देगी कि वो जा रही है। सोचने और अमल करने के दरमियान कोई रुकावट आ ही जाती है। कई अखबारी रिपोर्टर, औरतों और मर्दों ने उसे घेर लिया और दिमाग में आने वाली देवी के मुतल्लिक तरह तरह के सवालात करते हुए उसके साथ दूसरे हॉल में लंच के लिए जाने लगे। वो परेशान होकर उन्हें मुख्तसर से जवाबात देकर टाल रही थी। इस बात से मुतमईन हो रही थी कि वह साया कहीं नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं लोगों की भीड़ में कहाँ गड़बड़ हो गया था। ऐसे वक्त टेलीपैथी काम नहीं आती। वो कई लोगों के दिमागों में बैक वक्त जाकर या दूसरे तमाम मातियत ख्याल ख्वानी करने वालों को बुलाकर उन सवालात करने वालों से पीछा छुड़ाकर जाना चाहती तो कई लोग शुबे में मुब्तला होते कि उन्होंने बैक वक्त इस रिपोर्टर लड़की से दूरी कैसे इख्तियार कर ली और उसे लंच के लिए क्यों ना रोका। शुबहात में मुब्तला करने वाले ऐसे कई ख्यालात पैदा हो सकते थे। आखिर उसने बहाना किया। उन सभी अखबारी रिपोर्टर से माजरत चाहते हुए कहा, प्लीज़ मैं ज़रा वॉशरूम जाना चाहती हूँ, फिर आकर बातें करूँगी। बहाना कामयाब रहा। वह उनसे पीछा छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ गई ताकि वहाँ से रास्ता बदल कर बाहर जा सके। उधर MIM के सरबराह जाकिर अली ने पारस के पास आकर सोच की लहरों के जरिए उसे मुबारकबाद दी। पारस ने कहा, प्लीज़ आप फ़ौरन चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे अंदर आएँ और आपकी बातें सुनते रहें। आप फिर किसी वक्त रब्ता करें। जाकिर अली दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर हमाइला को इस इजलास की बातें और पारस की चालबाजियों के वाक़यात सुनाए। वो खुश होकर बोली, मेरे भाईजान के बेटे अपने बाप से कम नहीं है। जनाब तबरेज़ी ने हमारी तंजीम की अमली सरबराही के लिए पारस का खूब इंतखाब किया है। शीतारा और पूजा भी खुश होकर उसके पास आईं। पूजा बोली, मुबारक हो, वाकई टेलीपैथी ना जानते हुए भी आपने बड़े ममालिक के काबरीन से मनवा लिया कि MIM की तंजीम दहशतगर्द नहीं है।
शीताना ने कहा, मेरी तो आधी जान निकली जा रही थी कि तुम वहां तनाओ। आखिर कैसे जिंदा सलामत निकल सकोगे? मगर तुम बहुत चालाक हो। फंसने से पहले निकल आने की तदबीर करके गए थे। मैं पजामा पहनने से पहले इलास्टिक डाल लिया करता हूँ ताकि पूरा पजामा कदमों में ना आ जाए। अब मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक फ़ोन ना करूँ मेरे दिमाग में ना आना, वरना ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन मेरे अंदर आकर तुम दोनों की मौजूदा आवाज़ और लहजे को रिकॉर्ड करके देवी को सुना देंगे। फिर वो तुम दोनों को योगा जानने के बावजूद तुम्हारे अंदर आकर चोर ख्यालात पढ़कर तुम्हारी असलियत मालूम कर लेगी। वो दोनों चली गईं। इजलास के अमरीकी सदर और मेज़बान ने पारस के साय से कहा था कि वो उनके साथ एक ही मेज़ पर लंच करे। इस मेज़ पर अमरीका, इसराइल और भारत के अकाबरीन भी होंगे। उसने जवाबन कहा, मैं एक ऐसी इस्लामी तंजीम का सरबराह हूँ कि इन तीनों ममालिक का हम नवाला हम प्याला नहीं बन सकता। इनके साथ एक ही लंच पार्टी में रहूंगा, लेकिन दूर दूर रहूंगा। एक अमरीकी ने पूछा, तुम्हें अब अंदेशा क्या है? जब साय बन चुके हो कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। हाँ, पकड़ नहीं सकेगा, लेकिन यह सब मीठा जहर है। साथ खाते वक्त मेरे एक खाने में कुछ मिला सकती हैं। फिर यह कि मैंने उस गोली का एक नन्हा सा टुकड़ा हलक से उतारा है। पता नहीं कब उसका असर ज़ायल हो जाए और मैं फिर नमूदार हो जाऊँ। ये बात अमरीका, इसराइल और भारत तीनों ममालिक के आला अफसरों के जहनों में थी, और पारस ने भी एतराफ़ किया था कि गोली के उस दाल बराबर टुकड़े का असर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, लिहाजा साय पर नज़र रखी जाए। तीनों ममालिक ने अपने अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को हदायत दी थी कि वह मुख्तलिफ अफराद के दिमागों में रहकर इस साय के साथ साथ लगे रहें। फिर जैसे वो इंसानी जिस्म में नमूदार हो, इसे फ़ौरन जकड़ लिया जाए। कोशिश की जाए कि उसे बड़ी खामोशी से अगवा किया जाए और इन ममालिक में से किसी पर पारस के अगवा का इल्ज़ाम न आए। वो ऐसा नादान नहीं था कि दुश्मनों की शिकस्त और इंतकामी इक़दामात को ना समझता। वो हर मामले को उसके मुख्तलिफ पहलुओं से सोचता और समझता था और उसके मुताबिक पहले से ही हिफाजती इंतजामात कर लिया करता। इस बार MIM का एक मुजाहिद उसका खास मातियत बनकर इस इजलास में मौजूद था। वह मुजाहिद एक मुलाजिम की हैसियत से शरबत और शराब की ट्रे लिए घूम रहा था। पारस इस महफिल के लोगों के साय में गड़बड़ होकर उस मुजाहिद के जिस्म में समा गया। मुजाहिद की जेब में एक छोटी सी डिबिया थी। इस डिबिया में एक गोली के 8 अदद दाल के बराबर टुकड़े किए हुए थे, जिनमें से एक पारस ने अभी इस्तेमाल किया था। उसने मुजाहिद की जेब से वो डिबिया निकाल कर कहा, भारतीय फौज का आला अफसर एक हसीना के साथ पी रहा और खा रहा है। उसे शराब का एक जाम पेश करो। मैंने एक जाम में गोली का एक दाना डाल दिया है। तुम्हारा हाथ जिस जाम को उठाए उसे उस अफसर को पेश करो। मुजाहिद ट्रे लेकर उस अफसर के पास आया। वह हसीना के साथ किसी बात पर हंस रहा था। पारस अपने जिस्म की तवानाई से मुजाहिद का हाथ एक जाम की तरफ ले गया। मुजाहिद ने उसे उठाकर अफसर को पेश किया। अफसर ने खाली गिलास वापस देकर भरा हुआ गिलास मुजाहिद से ले लिया। इतनी सी देर में पारस का साया मुजाहिद के अंदर से निकलकर हसीना में समा गया। अब वो पारस की मर्जी के मुताबिक अफसर की कमर में हाथ डालकर उसके शाने पर सर रखकर उसे महफिल से अलग वाशरूम में ले आई। वाशरूम के अंदर कोई नहीं था। वहाँ अफसर खुलकर हसीना के साथ मौज मस्ती कर सकता था। हसीना ने पारस की मर्जी के मुताबिक पहले उसे शराब पिलाई। उसके चंद घूंट के साथ ही वो दाना उसके हलक से उतर गया। फिर जैसे ही वो साया बनने लगा, पारस ने हसीना को उसकी तरफ से पलटा दिया। उसे वॉशरूम से बाहर ले आया ताकि वो अफसर को साय में तब्दील होते ना देख सके। सानी मुजाहिद के दिमाग में थी। जब उसने देखा कि हसीना वॉशरूम से बाहर आई है तो वह मुजाहिद के दिमाग से निकलकर अफसर के अंदर पहुंच गई। उससे मुजाहिद को जैसी हदायत दी गई थी वो उन पर अमल कर रहा था। उसने शराब का दूसरा गिलास हसीना को पेश किया। उसमें ऐसी दवा मिली हुई थी जो हसीना की खोपड़ी उलट देती। ये वही वक्त था जब देवी तमाम रिपोर्टर से पीछा छुड़वाकर वॉशरूम में जाने का बहाना करके आई थी। वह महज दिखावे के लिए वॉशरूम की तरफ आई। वहाँ एक वेटर मुजाहिद और हसीना को देखा। फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो घबराहट से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उस वॉशरूम के अंदर साया नजर आ रहा था। उसकी दानिस्त में साया तो सिर्फ बरादर कबीर का ही हो सकता था और वही साय से पीछा छुड़ाकर वहाँ से दूर चली जाना चाहती थी। फिर इससे पहले कि वो साया उसके करीब आता, वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। जल्दबाजी में बाहर हसीना से टकराई तो पारस का साया हसीना के अंदर से निकलकर देवी के अंदर चलाया। वह तेज़ी से कॉरिडोर की तरफ मुड़ गई, बार बार पलट कर देखती रही और इमारत के बाहर जाती रही। उसे वह साया अपने ताक़ुब में नजर आया, हत्ता कि वो इमारत के बाहर आ गई। फुटपाथ के किनारे एक टैक्सी खड़ी हुई थी। वो पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए ड्राइवर से बोली, पर्ल चलो, कम ऑन हरी अप, जल्दी करो। वो खिड़की के बाहर देखती रही। इस इमारत के अंदर बिजली की रोशनी और बाहर दिन का उजाला था। अगर साया ताक़ुब में आता तो साफ नजर आ जाता, और वो नजर नहीं आया। टैक्सी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। फिर भी देवी पीछे पलट कर देखती रही। जब एक मोड़ पर वह इमारत नज़रों से ओझल हो गई तो उसने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। आखिर वो साय से पीछा छुड़ाने में कामयाब रही थी। फिर उसने मजीद इत्मीनान हासिल करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और सरबरा बरादर कबीर के पास पहुंची। पता चला कि उसका साया किसी तारीक मुकाम पर है। इंसानी बदन के अंदर रोशनी नहीं पहुंचती, बदन के अंदर तारीकी रहती है, और वो ये नहीं समझ सकती थी कि पारस का साया उसके ही बदन की तारीकी में मौजूद है। उसने कहा, हेलो, तुम तो मेरी सोच की लहरों से मुझे पहचान लेते हो। पारस ये नहीं जानता था कि जो देवी उसे मुखातिब कर रही है उसी के बदन की तारीकी में है। वह अभी तक उसे एक अजनबी रिपोर्टर लड़की समझ रहा था। अगर वह अपनी जिस्मानी तवानाई इस्तेमाल करता तब देवी समझ लेती कि वह उसके अंदर है
और अगर वो टेलीपैथी जानता और इस रिपोर्टर लड़की के अंदर जाता और देवी सांस ना रोकती, उसे दिमाग में आने देती, तब उसे मालूम होता कि वो देवी तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। पारस टेलीपैथी नहीं जानता था। इस रिपोर्टर लड़की के ख्यालात नहीं पढ़ सकता था। सिर्फ अपनी जिस्मानी तवानाई को इस्तेमाल करके उसे अपनी मौजूदगी का पता दे सकता था, और वो ऐसा करना अभी ज़रूरी नहीं समझता था। उसने देवी के मुखातिब करने पर कहा, हाँ, दिल को दिल से राह होती है, इसीलिए मैं फ़ौरन ही तुम्हारी सोच की लहरों को समझ लेता हूँ, और तुम भी दुनिया के सारे धंधे छोड़कर बार बार मेरे पास चली आती हो। वो बोली, मेरे दिल को तुम्हारे दिल से राह नहीं हो सकती। तुम मुसलमान और मैं हिंदू। तुम इसी हिंदुस्तान की हो जहाँ सेकुलरिज्म का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और आपस में शादियाँ कर सकती हैं, रिश्तेदारियाँ कर सकती हैं। तुम लोगों की बातें कुछ होती हैं और अमाल कुछ। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती। ये बताओ, तुम इतनी तारीकी में क्यों? क्या रोशनी में आऊँगा तो रिश्तेदारी करोगी? तुम फिर फजूल बात कर रहे हो। यह भी फजूल सा सवाल है कि मैं तारीकी में क्यों? मैं कहीं भी रहूँ, तुम मेरी ज़ात में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? इसलिए कि तुम बहुत बाकमाल हो, ज़बरदस्त चालबाज हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम आसानी से दुश्मनों के निरुगे से निकल जाओगे। अगर तुम वाकई मेरी तारीफ़ कर रही हो तो बहुत ही दोगली हो। जब मैं इजलास में जिस्मानी तौर पर नमूदार हुआ तो दुश्मन ममालिक का साथ देकर मुझसे दुश्मनी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तारीफ़ें कर रही हो। दुश्मन तो अब भी हूँ, मगर बहुत मुतासिर कर रहे हो। एक तो तुम्हारा दिमाग अजूबा है, उस पर एक तारीकी छाई हुई है। ये तुम अपने दिमाग में तब्दीलियाँ कैसे ले आते हो? कितनी नादान हो। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि स्विच ऑफ कर देने से अंधेरा हो जाता है। देखो, बातें ना बनाओ, अभी दोपहर है और तरफ सूरज की रोशनी है। फिर तुमने कौन सा स्विच ऑफ किया है? मैंने दिमाग का स्विच ऑफ किया है। तमाम दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले इजलास के हाजरीन के दिमागों में झांकते फिर रहे हैं और मालूम करना चाहते हैं कि मेरा साया किसके अंदर छुपा हुआ है। इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ताकि मैं उन्हें तो क्या, तुम्हें भी नजर ना हूँ कि अभी कहाँ हूँ। मैं समझ रही हूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर तारीकी होती है और तुम अभी किसी के अंदर छुपे हुए हो और जिसके अंदर उसका पता नहीं चलने दोगे। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब अचानक नमूदार हो जाओगे, क्योंकि तुमने गोली का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा खाया है। मैं नमूदार होते ही तुम्हारे अंचल में छुपने के लिए आ जाऊँगा। खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। छोटे बड़े दुश्मन ने अपने आलाकारों को हुक्म दे दिया है कि तुम्हारे नमूदार होते ही तुम्हें गोली मार दी जाए। ये तो बड़े राज की बात है जो तुमने मुझे बता दी। अब जानती हो मैं क्या करूँगा? किसी भी दुश्मन के सामने नमूदार होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फ़ौरन गोली का निशाना बन जाओगे। मैं अभी तुम्हारे देश के एक आला फौजी अफसर को अगवा कराऊंगा, फिर उसका मेकअप कर लूँगा। दुश्मन मुझे भारतीय फ़ौज का अफसर समझकर गोली नहीं मारेंगे, बल्कि सलूट करेंगे। ऐसी ही थर्ड क्लास प्लानिंग करने से पहले सोच लो कि मैं ख्याल खोनी के जरिए तुम्हारे और अगवा किए जाने वाले अफसर के फ़र्क को समझ लूँगी और अपने लोगों को बताऊँगी कि वो तुम दोनों में से किसे गोली मार रहे हैं। मेरी थर्ड क्लास प्लानिंग का दूसरा हिस्सा तुमने नहीं सुना। तुम पहले भी देख चुकी हो कि मैं किस तरह अपनी आवाज़ और शख्सियत तब्दील कर लेता हूँ। मैं एक बार मरने के बाद दोबारा एक नए इंसान के रूप में ज़िंदा हुआ हूँ। आज से, बल्कि अभी से, मैं उस भारतीय अफसर की आवाज़ और शख्सियत इख्तियार कर लूँगा जिसे शायद मेरी थर्ड क्लास प्लानिंग के मुताबिक अगवा किया जा चुका होगा। अच्छा, अभी तुम जाओ, पहले मैं मालूम कर लूँ कि उसे अगवा किया गया है या नहीं। ये कहकर उसने सांस रोक ली। सांस रोकने या योगा की महारत का मुजाहरा करने के बावजूद देवी की सोच की लहरें मौजूद रहती थीं, लेकिन वह पारस की मर्जी के खिलाफ उसके दिमाग में नहीं रह सकती थी। इसलिए दिमागी तौर पर टैक्सी की पिछली सीट पर हाजिर हो गई। टैक्सी पर्ल होटल के हाथे में दाखिल हो चुकी थी। उसने ड्राइवर को किराया अदा किया, फिर काउंटर पर आकर अपने कमरे की चाबी ली। पारस का साया उसके अंदर मौजूद था, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर रही थी। वो यही मालूम करने के लिए उसके जिस्म में समाया हुआ था कि इस रिपोर्टर लड़की ने, जिसका नाम होटल के रजिस्टर में एंजेला चक्रवर्ती लिखा हुआ था, इसे इजलास में अपने अंदर कैसे महसूस कर लिया था। वो उसे इजलास हॉल के स्टेज पर ले गई थी और माइक के पास आकर हाजरीन से कहा था कि वो अपने अंदर MIM के सरबराह को लेकर आई है। और उस साये ने एंजेला चक्रवर्ती देवी के अंदर से निकलकर कहा था कि साया किसी का भी हो, आदमी उसे नहीं छू सकता और ना ही उसे अपने अंदर महसूस कर सकता है। लिहाजा वो बाद में मालूम करेगा कि इस रिपोर्टर लड़की एंजेला ने उसे अपने अंदर कैसे महसूस कर लिया था। अब इसी एंजेला के अंदर वो इजलास हॉल से लेकर पर्ल होटल तक आया। उसके कमरे में पहुंचा था और एंजेला ने अब तक उसे अपने अंदर महसूस नहीं किया था। इससे यही नतीजा खज किया जा सकता था कि जब वो महसूस नहीं कर रही है तो फिर किसी ने उसे महसूस कराया था। पारस ये राय काम कर रहा था कि देवी ने किसी के दिमाग में छुपकर उसके साये को एंजेला के जिस समय समाते देखा होगा, फिर एंजेला को स्टेज पर ले गई होगी, जबकि तमाम अखबारी रिपोर्टर्स के लिए बैठने का अलग इंतजाम था। एक फौजी जवान ने एंजेला को स्टेज पर जाने से रोका, फिर एक तरफ ऐसे हट गया था जैसे टेलीपैथी के जरिए हटाया गया हो। एंजेला का स्टेज तक पहुंचने का अंदाज भी ऐसा था जैसे वो टेलीपैथी के जरिए असर जारी हो। ऐसी राय कायम करने के बाद पारस ये सोच रहा था कि वो ख्वामखा एंजेला पर शुबा करके होटल तक आया, लेकिन उसके अंदर समाने की दूसरी वजह यह थी कि उसमें बला की कशिश थी। वो पूजा के दौरान रक्स भी करती थी और रक्स एक ऐसी वर्जिश भी है जो बदन के हुस्न को तराशो खराश कर और ज़्यादा हसीन बना देती है। कभी किसी को किसी के करीब करने का बहाना तकदीर बनाती है। पारस की हुस्न परस्ती उसके करीब आने का बहाना बन गई थी। वो होटल के कमरे में आकर
थके हुए अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने सैंडल उतारने के लिए अपनी साड़ी को ज़रा ऊंचा किया, फिर एक पैर दूसरे पैर के घुटने पर रखा ताकि सैंडल उतारने के लिए झुकना ना पड़े। ऐसा करने से ज़रा सी उठी हुई साड़ी और ज़रा ऊपर उठ गई। तब पारस ने चौंक कर देखा। उसके पैरों का निचला हिस्सा टखनों से ज़रा ऊपर तक सांवला था, लेकिन साड़ी के ऊपर उठने के बायस पैरों का अंदरूनी हिस्सा निहायत ही गोरा गोरा और गुलाबी गुलाबी सा था। इससे जाहिर हो रहा था कि वो सांवली नहीं है, बल्कि गोरे और गुलाबी रंग के एतबार से निहायत हसीन लड़की है, और उसने अपने असल हुस्न को छुपाए रखने के लिए खुद को एक सांवले रंग की लड़की बना रखा था। वो एक आम सी लड़की जो ज़्यादा तवज्जो के काबिल नहीं होती। ये बात औरत की मजाज के खिलाफ है। ख़ास तौर पर हसीन औरतें अपने हुस्न की नुमाइश पर फ़ख्र करती हैं, और जो ज़्यादा हसीन नहीं होती वो अपनी कमी पूरी करने के लिए ब्यूटी पार्लर में अपने हुस्न को मुकम्मल करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि औरत अपने हुस्न को घटाकर पेश करे। चांद बढ़ता भी और घटता भी है, लेकिन चांद जैसी औरत घटना कभी नहीं चाहती। पारस का साया उसकी पुश्त की तरफ से बाहर आ गया ताकि उसकी नज़रों में ना आए। फिर वो उसकी नज़रों से बचता हुआ एक पर्दे के पीछे छुप गया। वहां से झांक कर देखने पर उसका पूरा चेहरा और जिस्म सामने से नजर आ रहा था। चेहरे के नकूश अच्छे थे, वो नकूश उससे भी अच्छे और जाज़ब नज़र होंगे, लेकिन वहां भी मेकअप के जरिए तब्दीली की गई होगी। चेहरा, गर्दन, दोनों हाथ और दोनों पाँव जहाँ तक लिबास के बाहर थे वो सांवले नजर आते थे। इस सांवली तिजोरी के अंदर पता नहीं किस कदर सहरज़दा करने वाला हुस्न का खजाना छुपा हुआ था। चूंकि वो रकासा भी थी, इसलिए सांवलेपन के बावजूद उसके बदन के लोच और लचक में ऐसी काबिल दीद कशिश थी जो पारस के साय को उसके अंदर खींच लाई थी। हो सकता था कि पहले वो उसे गैर ज़रूरी समझकर वहाँ से चला जाता, लेकिन अब उसमें सिर्फ कशिश ही नहीं, ये तजस्सुस भी पैदा हो गया था कि उसने अपने आप को मेकअप में क्यों छुपा रखा है। वो कौन है और किस मकसद के लिए खुद को दुनिया से छुपाती फिर रही है, या सिर्फ अपने दुश्मनों से छुपती फिर रही है। वह सैंडल उतारने के बाद इजी चेयर की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। दरअसल ख्याल ख्वानी कर रही थी। भारत के एक टेलीपैथी जानने वाले के अंदर पहुंचकर बोल रही थी, मुझे भी मालूम है कि MIM वाले हमारे किसी फौजी अफसर को अगवा करना चाहते हैं। अपने तमाम टेलीपैथी जानने वाले साथियों से कहो कि वो अपने फौजी अफसरान के दिमागों में आते जाते रहे, ताकि हम दुश्मनों के इस मंसूबे को नाकाम बना सकें। अजय कुमार ने कहा, देवी जी, अभी चंद सेकंड पहले कर्नल केदार शर्मा के मातहत अफसर ने बताया कि वो पिछले आधे घंटे से कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसका सुराग लगाना चाहता था। कितने में आप आकर अगवा की बात कर रही हैं? मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है, मैं अभी मालूम करता हूँ। तुम रहने दो, मैं मालूम करती हूँ। देवी अजय कुमार के दिमाग से निकलकर कर्नल केदार शर्मा की तरफ गई। वह नहीं मिल रहा था। उसकी सोच की लहरें भटक रही थी। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी, क्या वाकई उसे अगवा किया गया है और उसका दिमाग नहीं मिल रहा है? क्या ये समझ लूं कि उसे कत्ल कर दिया गया है? उस वक्त तक पारस का साया पर्दे के पीछे से निकलकर फिर पीछे से आकर उसके अंदर समा गया। वह बरादर कबीर की बातें याद कर रही थी। उसी ने कहा था कि एक भारतीय फौजी अफसर को अगवा किया जा रहा है, और आइंदा वो बरादर कबीर उस फौजी अफसर की आवाज़, लहजा और शख्सियत इख्तियार कर लेगा। अब देवी को यकीन हो गया कि बरादर कबीर के इस चैलेंज पर अमल किया जा चुका है। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके पारस के पास आई। वो पहले ही कह चुका था कि आइंदा अगवाशुदा अफसर की आवाज़ और शख्सियत इख्तियार कर लेगा। उसने देवी की सोच की लहरों को महसूस करते ही कर्नल केदार शर्मा की आवाज़ और लहजे में कहा, अरे आप हैं देवी जी? आपने तो मुझ नाचीज़ केदार शर्मा को पहले अच्छी तरह ढूंढ लिया होगा। मुझे पता था आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, और प्यार से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ज़रूर आएंगी, और आप आ गईं। वह शदीद हैरानी से बोली, तुम कर्नल हो? मैं तो बरादर कबीर के दिमाग में आई थी। बरादर कबीर तो मर गया, जैसे इससे पहले एक बार मर गया था, फिर जिंदा हो गया था। ये उसकी बार बार मरने की बहुत बुरी आदत है। देखिए ना, अभी फिर मरने से पहले मुझे अपने अंदर बिठाकर चला गया है। वह झुंझला गई। गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। पारस को उसके अंदर रहकर उसकी ऐसी जिस्मानी हरकत को समझना चाहिए था, लेकिन उसकी तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि कर्नल केदार शर्मा की आवाज़ और लहजे में फ़र्क न आए। वो गुस्से से बोली, यू चीट, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा चालबाज और मक्कार नहीं देखा। देवी जी, मैं आपका खादिम शर्मा हूँ। मुझे मक्कार कहकर शर्मा शर्मी वाली बात न करें। तुम कर्नल केदार शर्मा नहीं हो, तुम बरादर कबीर, और उसी की तरह गुफ्तगू करो। अच्छा, वो मरहूम आपका बरादर यानी कि भाई था? आह, भाई की मौत पर बहनों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज से आप इस खादम को बरादर शर्म वाला कह सकती हैं। मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। आज से मैं अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। पीछे कैसे लगाएंगी? किसी भी साये का आगा पीछा समझ नहीं आता। आप रोशनी के सामने सीधी खड़ी होकर देखें, दीवार पर आपका जो साया पड़ेगा उससे पता नहीं चलेगा कि वो आपका सामना है या पीछा। देवी जी, आप भारतीय नारी हैं। अपने देश के फौजी कर्नल के आखिरी दिन लाएंगी तो पूरा देश आपका दुश्मन हो जाएगा। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तुम बरादर कबीर की हैसियत से गुफ्तगू करोगे या नहीं? आप गीदड़ से कहें कि वो शेर की आवाज़ में धाड़े तो मुमकिन नहीं है। मैंने दाल के दाने के बराबर गोली खाई थी। इसका असर किसी वक्त भी ज़ायल हो सकता है। अपने आदमियों से कह दें कि मैं नमूदार होने लगूँ तो कोई गोली ना चलाए, और चलाएगा कैसे? मेरा चेहरा और तमाम हुलिया तो कर्नल केदार शर्मा का बन गया। वो सब तो मुझे सलूट करेंगे, तो मैं जूते मारेंगे।
तुम जैसे ही कर्नल के भेस में कहीं भी नमूदार होगे तो तुम्हें बचकर जाने का मौका नहीं देंगे, देखते ही गोली मार देंगे। वो झुंझलाकर उसके दिमाग से निकल आई। सानी भी वहीं मौजूद थी, उसकी बातें सुन रही थी। वो दिमागी तौर पर अली के पास आ गई, फिर बोली, ये तुम्हारा भाई पक्का चालबाज है, इसने जो प्लानिंग की थी वैसे ही होने वाला है। अब वो देवी अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को और दूसरे अलहकारों को हुक्म देगी कि जैसे ही कर्नल कीदार शर्मा नमूदार हो उसे गोली मार दी जाए। अली उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, जूडी नॉर्मन ने जो गोली खाई थी उसकी तासीर 24 घंटे की थी, लेकिन वो तकरीबन 30 घंटे तक साया बना रहा। मैंने ऐसी एक गोली के 8 बराबर टुकड़े करके पारस को दिए थे। अगर हम फर्ज कर लें कि एक पूरी गोली का असर 32 घंटों में ज़ायल होता है, तो इस हिसाब से दाल के बराबर दाने वाली गोली का असर 4 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। सानी ने कहा, पारस को गोली खाए हुए 3 घंटे हो चुके हैं और कर्नल कीदार शर्मा को तकरीबन 1.25 घंटे पहले गोली खिलाई गई थी। इस तरह अंदाजे के मुताबिक पारस 1 घंटे के अंदर और कर्नल 2 घंटे बाद इन गोलियों के असर से निजात पाएंगे। हाँ, तुम आधे घंटे बाद मुसलसल पारस के दिमाग में रहो, शायद हालात के बदलने से उसका मंसूबा भी बदल जाए। हमें कर्नल के लिए 1.5 या 2 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे भाई को बकवास करने के लिए देवी मिल गई है, वरना वो मेरा मगज़ खाता रहता। अली ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, वो जिस होटल में है वहाँ मगज़ का सालन मिल जाता है। फिक्र न करो, तुम्हारा मगज़ सलामत रहेगा। मैं उसी होटल में कहीं रहूँगा। पता नहीं कितने रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले उस कमबख्त देवी के ज़ेर असर रहती हैं। मुझे होटल में पारस के करीब रहना चाहिए। अली और सानी भी इस्तांबुल चले आए थे। अली ने सानी से कहा था, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वह शैतान सबसे तनहा निमट लेगा। सानी ने कहा, वैसे तो मैं भी तेल अबैब में बैठे ही बैठे पारस के काम आ सकती हूँ, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है। तुम जानते हो मैं उस बदमाश को कितना चाहती हूँ। फिर ये रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले पैदा होकर खतरे का सिग्नल बन गए हैं। ऐसे वक्त मैं पारस से दूर नहीं रहूँगी। वहाँ अगर मेरी टेलीपैथी काम नहीं आएगी तो हमारी चालबाजियाँ काम आएंगी। सानी की जिद पर अली चलाया था और आने के बाद यूं ही बैठा नहीं रह सकता था। वो इजलास से 3 घंटे पहले ही सानी के साथ आया था और मालूमात हासिल कर रहा था कि अमेरिका, इसराइल और भारत से जो लोग वफद की सूरत में आ रहे हैं वो कौन है, कितने फौजी अफसरान हैं, कितने आला ओहदेदार, कितने जासूस और कितने रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले। ऐसी मालूमात इमिग्रेशन के शोबे के आला अफसरान से हासिल हो गई। पूछने से वो कभी ना बताते, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक के जिम्मेदार अफराद आ रहे थे। इसलिए सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए अली तक मालूमात पहुँचाई। इन बड़े ममालिक से अकाबरीन इजलास से 1 दिन पहले आए थे, लेकिन उनके सुराग रसां कई दिन पहले आ गए थे और इस्तांबुल के मुख्तलिफ इलाकों में MIM के मुजाहिदीन की बू सूंघते फिर रहे थे। अली जानता था कि जब भी किसी बड़े मुल्क के आला ओहदेदार अपने वफ्द के साथ आते हैं तो उनसे पहले उस मुल्क का, इजलास की इमारत का और उसके आसपास के इलाकों का जायज़ा लेने के लिए इस मुल्क से कई जासूस फर्जी नामों और जाली पासपोर्ट्स वगैरह के जरिए इस तरह आते हैं कि इमिग्रेशन और उस मुल्क की इंटेलिजेंस वालों को भी इनकी हवा नहीं लगती। अली 3 दिन तक इजलास की इमारत के आसपास देखता रहा। सुबह से शाम तक 2-4 भेस बदल लेता था और ऐसे अफराद को ताड़ने की कोशिश कर रहा था जो बार बार इन अतराफ़ में देखे जाते थे, जो मशकूक होते थे। उनसे वो किसी बहाने गुफ्तगू करता था और उनकी आवाज़ें दूर बैठी हुई सानी को सुनाता था। इस तरह अमेरिका के 2, इसराइल के 2 और भारत के 4 सुराग रसानों के असली नाम और इस्तांबुल में उनकी रहायशगाहें उनके चोर ख्यालात से मालूम हो गई। अली उनमें से एक एक को जहन्नुम में पहुंचा सकता था, लेकिन ये पारस का मामला था। वो MIM का अमली सरबराह था, लिहाजा पारस को इन सुराग रसानों के मुतल्लिक तफसीलात बता दी गई। जब इस तंजीम के बुनियादी सरबराह जाकिर अली ने पारस से रब्ता किया तो उसने जाकिर अली को इन सुराग रसानों के तमाम नाम और पते नोट करा दिए। फिर कहा, अब इनमें से किसी को ना छेड़ा जाए। आप मुजाहिदीन से कह दें कि इजलास का इख्तिताम होते ही मुजाहिदीन बड़ी राजदारी से इनका काम तमाम करें। फिर इन तमाम के चेहरों से मास्क मेकअप उतार कर इनके पासपोर्ट वगैरह जला डालें। इस तरह इस्तांबुल की हुकूमत और इंटेलिजेंस को ये मालूम नहीं हो सकेगा कि वो अजनबी लोग कौन थे। अमेरिका, इसराइल और भारत ये नहीं कह सकेंगे कि वह तमाम जासूस उनके ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि वह हराम मौत मरने गैर कानूनी तौर पर इस्तांबुल की हुकूमत का धोखा देकर आए थे। देवी होटल के कमरे में थी। वह अपने ख्याल ख्वानी करने वालों और दूसरे अलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को इतला दे रही थी कि MIM के ब्रादर कबीर ने इजलास में ये मनवा लिया था कि वो लोग दहशत गर्द नहीं, लेकिन वो और उसके मुजाहिदीन बड़ी राजदारी से दहशत गर्दी कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ इतला दे रही हूँ कि हमारा कर्नल कीदार शर्मा मारा गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसके ख्याल ख्वानी करने वालों ने तायद की। उन्होंने भी ख्याल ख्वानी के जरिए अपने कर्नल को तलाश किया और उनकी सोच की लहरों को कर्नल कीदार शर्मा का दिमाग नहीं मिला। देवी ने कहा, लेकिन ब्रादर कबीर हम सबसे बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है। अभी वो साया है, लेकिन जल्द ही जिस्मानी तौर पर नमूदार होगा, तो वो तुम सबको कर्नल कीदार शर्मा नजर आएगा और बिल्कुल उसी की आवाज़ और लहजे में बोलेगा। मैं तुम सबको हुक्म देती हूँ कि उनकी सूरत और आवाज़ पर एतबार ना करना। जैसे ही वो दिखाई दे उसे फ़ौरन गोली मार देना। अगर उसे ज़रा भी फ़रेब खाओगे तो वो दोबारा साया बन जाएगा, जैसा कि इजलास में सबके सामने बन गया था। वो अपने तमाम अहम मातियतों को हुक्म दे रही थी। ऐसे वक्त सानी ने पारस के पास आकर पूछा, कोई मसला हो तो बताओ, वरना थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रहूँगी।
हाँ, एक अहम बात है। ये रिपोर्टर लड़की अंजला, जिसके अंदर अभी मैं हूँ, ये भी पहुंची हुई लगती है। लिबास के बाहर इसका चेहरा और हाथ पांव सामने हैं। बाकी लिबास के अंदर ये कुजली और गोरे रंग वाली लड़की है। सानी ने कहा, ज़रा शर्म करो, तुमने इसे लिबास के अंदर भी देख लिया। मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। वो बोला, ए अली की कली, गुड़ की डली, बिगड़ी हुई बिल्ली, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। इसने सैंडल उतारने के लिए साड़ी ज़रा ऊंची की तो इसके गोरे पाँव नजर आ गए थे। अगर इससे ज़्यादा देखा हो तो तुम्हारी आंखें फूट जाएं। तुम अपनी खैर मनाओ, गुनाहगार आंखें पहले अंधी होती हैं। तुम झगड़ा करोगी या काम की बातें करोगी? काम की बात समझ गई हूँ। एंजेला ने खुद को मेकअप में छुपा रखा है। इसका ताल्लुक ज़रूर किसी और मुल्क से है, या वो देवी की खास आलेकार होगी। इसलिए इजलास में देवी इसी की ज़ुबान से बोल रही थी। तुम ये बताओ, वो होटल के कमरे में क्या कर रही है? जब से कमरे में आई है एक ईजी चेयर पर खामोश बैठी हुई है, जबकि लड़कियां कभी खामोश नहीं रहती, तुम्हारी तरह बकवास करती रहती हैं। मुझे गुस्सा नहीं आएगा। उसकी मुसलसल खामोशी का मतलब है कि वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है या फिर अपने अंदर देवी की बातें सुन रही है। तुम यहाँ से देख कर गई हो, थोड़ी देर पहले देवी मुझसे बातें कर रही थी और मैं कर्नल केदार शर्मा बना हुआ था। ऐसे वक्त भी अंजला खामोश बैठी हुई थी। हो सकता है कि ऐसे वक्त देवी से सहरज़दा करके खामोश बिठा देती हो, या वो देवी की वापसी का इंतज़ार कर रही हो। इस लड़की अंजला को असरार के पर्दे से बाहर लाना होगा। मैं देवी की आवाज़ और लहजे में इसके दिमाग में जा रही हूँ। नाकामी होगी तो इससे ये मालूम नहीं हो सकेगा कि अभी किसने इसके अंदर आने की कोशिश की थी। एंजेला कौन है, क्यों खुद को मेकअप में छुपाए रखती है, यह सब कुछ मालूम करना ज़रूरी था। सानी ने देवी की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन उसके अंदर पहुंचते ही वापस आ गई। एंजेला ने सांस रोक ली थी और हड़बड़ाकर कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। सानी और पारस को क्या मालूम था कि वो कौन है। वो तो आत्मा शक्ति वाली थी। सोच की लहरों से पहचान गई कि अभी सोनिया सानी आई थी। वो एकदम से घबरा गई थी, अगरचे सानी से कमतर नहीं थी। सानी की योगा की महारत के बावजूद उसके अंदर जाकर जल्जले पैदा कर सकती थी, लेकिन ज्योतिष विद्या कहती थी कि वो फरहाद की फैमिली के तमाम अफराद से दूर रहे। किसी से टकराएगी तो सुकून गारत हो जाएगा, मुसाइब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि ऐसी मुसीबतों के बायस वो अपनी 10 बरस वाली तपस्या पूरी न कर सके। इसीलिए वो जवाबी कार्रवाई के लिए सानी के दिमाग में नहीं गई। परेशान होकर सोचने लगी कि वह फरहाद की फैमिली के किसी फ़र्द से छेड़छाड़ नहीं करेगी। फिर सानी ने कैसे उसकी आवाज़ और लहजे को पहचान लिया और उसके अंदर किस दुश्मनी के लिए आई थी। देवी को भी ये मालूम नहीं था कि वो ज्योतिष विद्या के खिलाफ मेरे बेटे से टकरा रही है, इसलिए उसका सुकून गारत हो रहा था। नन्ही आला बीबी सानी के साथ तो उसने बराह रास्त कुछ नहीं किया था। अपनी डमी सितारा और जादूगर कोरोना डोंगा को उसकी मौत का जरिया बनाना चाहा, मगर यहाँ तो वो अपनी आलमी में पारस से बराह रास्त टकरा रही थी। इसलिए ज्योतिष विद्या के मुताबिक उस पर मुसाइब का सिलसिला शुरू हो गया था। सोनिया 3 हफ्तों तक उस पर नफ्सियाती हमले करती रही, जिसके बायस वो ज़मीन के अंदर से निकलकर ऊपर आने पर मजबूर हो गई थी। और ये तो अब तक उसे मालूम ना हो सका था कि वो अपनी लालमी में पारस से टकराती आ रही है। अगर मालूम हो जाता तो वो कभी उसकी तरफ रुख न करती। अब अपने दिमाग में सानी की नाकाम आमद से उसके अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। अकल ने कहा कि फरहाद की फैमिली को इस हद तक मालूम हो गया कि देवी इस्तांबुल में इजलास के बाद भी मौजूद है, और इजलास में उसने दूसरी लड़की की ज़ुबान से जितनी बातें की थी, उस वक्त वो ज़ेर ज़मीन नहीं थी बल्कि इस्तांबुल में ही थी। अब वो शहर उसके लिए खतरे का घर बन गया था। उसने अपनी भलाई इसी में समझी कि फ़ौरन ही वो शहर छोड़ दे। अभी सानी आई थी, इसके बाद सोनिया भी ना जाने कैसी चालें चलती हुई वहाँ चली आती। ये सोचते उसने अपनी अटैची खोली। वो वहाँ से जाने के लिए लिबास तब्दील करना चाहती थी। पारस हुस्न परस्त था, लेकिन मेरी तरह किसी औरत की तन्हाई में छुपकर उसे नहीं देखता था, और ना किसी हसीना से जबरन इश्क करता था। इससे पहले कि वो लिबास बदलने के लिए अपनी साड़ी उतारती, उसका साया पुश्त की तरफ से बाहर आ गया। फिर तेज़ी से चलता हुआ कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ आ गया। सानी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इसीलिए तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम शरीफ बदमाश हो। वह जवाबन कुछ कहना चाहता था, ऐसे वक्त फिर गड़बड़ शुरू हो गई। उससे दाल बराबर दाने की गोली का असर खत्म हो गया। वो गोश्त पोस्ट के जिस्म में ज़ाहिर होने लगा। उसने कहा, सानी ये तो गड़बड़ हो गई, मैं ज़ाहिर हो चुका हूँ। वो बोली, शुक्र करो कि तुम्हारी शराफत काम आई और तुम उसके जिस्म से निकलकर कॉरिडोर के दरवाजे पर आ गए। अभी वो कमरे में लिबास बदल रही होगी, तुम चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाओ। मैं दरवाज़ा आहिस्तगी से खोल लूँगा, लेकिन बाहर से बंद करते वक्त हल्की सी आवाज़ उभरेगी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद ना करना। ये ना सोचो कि बाद में वह दरवाज़ा खुला देखकर क्या सोचेगी। ये लड़की योगा की माहिर है, इसने मेरी आमद पर सांस रोक ली। इसका ताल्लुक ज़रूर देवी से होगा। तुम फ़ौरन यहाँ से निकलो। पारस ने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे को खोला, फिर बाहर आकर इसे पूरी तरह बंद नहीं किया। तेज़ी से चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगा। अभी उसकी जेब में डिबिया थी जिसमें 6 अदद दाल के दाने के बराबर गोलियां थीं। वो इनमें से एक को निकलकर फिर साया बन सकता था, लेकिन एक एंजेला की खातिर ऐसी हैरत अंगेज़ नायाब गोलियों को ज़ाया करना दानिशमंदी नहीं थी। हाँ, अगर ये मालूम हो जाता कि वो देवी है तो वो उसके अंदर मुसलसल छुप कर रहता और उसके ज़ेर ज़मीन अड्डों का भी पता चलाता रहता। सानी ने कहा, इसी होटल में कहीं है या फिर आने वाले होंगे। तुम लिफ्ट से नीचे जाओ, मैं अपने इदारे के 2 जासूसों को यहाँ बुला रही हूँ। वो एंजेला पर नज़र रखेंगे, वो जहाँ जाएगी उसका ताक़ुब करेंगे। वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाते हुए बोला, तुम कम अज़ कम 1 घंटे तक मेरे पास ना आना।
मैं किसी की भी सोच की लहरों को आने नहीं दूंगा, क्योंकि देवी अब मेरे अंदर आएगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि मेरी गोली का असर खत्म हो गया है, और उसे यह भी मालूम नहीं होना चाहिए। पारस लिफ्ट के जरिए नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगा। ऐसे वक्त उससे और सानी से एक गलती हो गई। वह दोनों भूल गए कि पारस MIM के अमली सरबराह का वो चेहरा अपनाए हुए है जो इजलास में और इस्तांबुल टेलीविजन के चैनल पर सारे शहर ने देखा है। अभी वो पारस नहीं बल्कि ब्रादर कबीर है। वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, फिर होटल के लाउंज की तरफ जाने लगा। वहां अली से मुलाकात हो सकती थी। वो इस्तकबालिया काउंटर के पास से गुजरने लगा तो काउंटर के पीछे खड़ी हुई एक लड़की और एक शख्स ने उसे बड़े अदब से सलाम किया। वह सलाम का जवाब देता हुआ गुजर गया। ये बात समझ में नहीं आई कि होटल के काउंटर वाले हर आने जाने वाले को सलाम नहीं करते हैं। अलबत्ता काउंटर के पास जाकर होटल के सिलसिले में कोई गुफ्तगू की जाए तो ज़रूर सलाम करते हैं, या फिर सामने से गुजरने वाली VIP शख्सियात को सलाम किया जाता है। उसने दिल में सोचा, ताजुब है, मैं VIP किस्म का बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये लोग सलाम कर रहे हैं, आखिर मुझ में क्या बात है। बात फिर भी समझ में नहीं आई। होटल में आने जाने वाले उसे पलट पलट कर मोहब्बत और अकीदत से देख रहे थे, और वो उनकी इस हरकत पर इखलाकन मुस्कुराता जा रहा था। बाज़ ऐसे भी थे जो करीब से गुजरते वक्त बड़ी अकीदत से मुसाफिया करते थे। वह हैरानी से सोच रहा था कि ये मामला क्या है। वह लाउंज में पहुंचा। वहां कई खूबसूरत जोड़े बैठे थे। कुछ लोग तन्हा थे, उनमें अली भी था। सब लोग उसे देखते उठकर खड़े हो गए और अकीदत से मुस्कुरा कर झुक झुक कर सलाम करने लगे। अली ने उसे गुस्से से घूर कर देखा, फिर तेजी से चलता हुआ उसे लाताल्लुकी जाहिर करता हुआ उसके करीब से बड़बड़ाता हुआ गुजरा, गधे को सरबरा बनाओ, फिर भी वो गधा ही रहता है। अली तो बोलकर गुजर गया, मगर पारस एकदम से उछल पड़ा। उसकी समझ में आ गया कि होटल में आने जाने वाले मुसलमान बड़ी अकीदत से इसीलिए मुसाफिया कर रहे हैं, इसीलिए झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं और उसके एहतराम में उठकर खड़े हो रहे हैं कि उसे MIM का सरबराह समझ रहे हैं। उसने पलटकर इधर उधर देखा, उसे अली नजर नहीं आया। वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। अब तो उसे हर जगह सरबराह समझने वाले दोस्त और दुश्मन मिल सकते थे। खैरियत इसी में थी कि फ़ौरन किसी टैक्सी में बैठकर करीबी मार्केट में पहुंचकर कहीं से रेडीमेड मेकअप का सामान खरीद लेता और अपना चेहरा और हुलिया बदल लेता। होटल के हाथे वाले रास्ते पर पार्किंग साइड से 2 कारें आ रही थीं। एक कार तो गुजर गई, लेकिन दूसरी कार उसके सामने कुछ फासले पर रुकी। उसी वक्त अली ने पीछे से आकर पारस की गर्दन दबोच ली, फिर उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल रखते हुए कहा, खबरदार, जरा भी चालाकी दिखाओगे तो गोली मार दूंगा। फिर अली ने कार वाले की तरफ पिस्तौल करते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कार से उतरो, मैं अपने दुश्मन को ले जाऊंगा। वह शख्स वर्दी में था। कार से निकलते हुए अपना कार्ड दिखाते हुए बोला, मैं अमेरिकन सिक्योरिटी अफसर हूँ, ये हम दोनों का दुश्मन है, इसे यहीं गोली मार दो। अली ने कहा, बेवकूफ़ी की बातें ना करो, पहले हम इससे वो गैर मामूली गोलियां और फार्मूला हासिल करेंगे। फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खोलो। वह दरवाज़ा खोलते हुए बोला, हाँ, मैं भूल गया था कि इससे बड़ी अहम चीज़ें हासिल करना है, आइए। उसने दरवाज़ा खोला। अली ने पारस को पिछली सीट की तरफ धक्का देकर सख्ती से कहा, चलो बैठो। पारस कार के अंदर पिछली सीट पर आया। अली भी उसके पास आकर बैठ गया। सिक्योरिटी अफसर ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर कार स्टार्ट करते हुए पूछा, हम इसे कहाँ ले जाएंगे? अली ने पिस्तौल को सिक्योरिटी अफसर की खोपड़ी से लगाते हुए कहा, पहले कार का इंजन बंद करो, फिर अपना रिवॉल्वर मुझे दो। वो इंजन बंद करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा रिवॉल्वर क्यों मांग रहे हो? अली ने बड़ी सफाकी से कहा, अब रिवॉल्वर देने से पहले एक सवाल भी करोगे और देर करोगे तो गोली मार दूंगा। उसे तो अब रिवॉल्वर देना ही था, या फिर वो मारने मरने पर तुल जाता। उससे पहले ही पारस ने अगली सीट की तरफ झुककर उसके हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर वहां से उठकर झुकता हुआ अगली सीट पर आकर उसके लिबास की तलाशी लेने लगा। रिवॉल्वर पूरी तरह लोड था। इसके अलावा एक फाजल भरा हुआ बुलेट चैम्बर उसकी जेब से निकला। उसकी दूसरी जेब से कुछ कागजात बरामद हुए। पारस ने सानी से कहा था कि वह घंटे तक उससे रब्ता न करे, लेकिन वली के पास आती जाती रहती थी। इस बार आई तो अली ने कहा, एक शिकार है, उसकी आवाज़ सुनो। अली ने उससे सवाल किया, तुम अमेरिका के किस ओहदेदार के सिक्योरिटी अफसर हो? वो बोला, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, मुझे ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो इस शहर से जिंदा नहीं जाओगे। पारस उसकी तलाशी लेने के बाद डैशबोर्ड का खाना खोलकर देख रहा था। वहाँ एक रिमोट कंट्रोलर और प्लास्टिक के 2 पैकेट रखे हुए थे। पारस ने इन चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। सानी अली से कह रही थी, यहाँ के इजलास में सुपर मास्टर का नायब आया हुआ है, ये उस नायब की सिक्योरिटी फोर्स का अफसर है। स्टीयरिंग के पास डैशबोर्ड के नीचे एक खुफिया ट्रांसमीटर का बटन है, उसे दबाने से इसकी आवाज़ दूसरे सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचेगी। यह भी बटन दबाकर ये इतला देना चाहता था कि MIM का सरबराह जिस्मानी तौर पर जाहिर हो चुका है और अभी ये पर्ल होटल के अहाते में उस सरबराह के गन पॉइंट पर है। ये सिक्योरिटी अफसर इस अंदाज में तुम लोगों से गुफ्तगू करता कि तुम्हें शुबा भी ना होता और इतला दूसरी तरफ पहुंच जाती। अली ने कहा, तुम यहाँ बातें कर रही हो, मगर ये अफसर बटन नहीं दबा रहे और ना ही कुछ बोल रहा है। क्या और कोई इसके अंदर है? हाँ, मैंने एंजेला की निगरानी के लिए बाबा साहब के इदारे से 2 जासूस बुलाए हैं और बारबरा से कहा है कि उनके आने तक वो होटल के अमले के अहम अफराद तक पहुंचे और उनके जरिए एंजेला पर नजर रखे। मैंने यहाँ की सिचुएशन देखते ही बारबरा को इस अफसर के दिमाग में बिठा दिया है। अब तुम बारबरा को होटल में भेज दो, वो अपना काम करती रहेगी, तुम अफसर के पास रहो। हम इसका रिवॉल्वर वापस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जाते ही इसे ऊपर पहुँचा दो। मैं यही करूँगी, मगर तुम्हारे पास यह पिस्तौल कहाँ से आ गया? हमारी फैमिली में तो कोई अपने पास हथियार नहीं रखता है।
अली ने कहा, यह टॉय पिस्तौल है। होटल के बाहर 2 बच्चे खेल रहे थे। मुझे मजबूरन एक बच्चे से छीनकर यह ड्रामा प्ले करना पड़ा। फिर उसने पारस से कहा, इस अफसर का रिवॉल्वर वापस कर दो और कार से बाहर जाने दो। पारस ने उसे रिवॉल्वर देकर कहा, इसे लो और कार से बाहर जाकर इससे खेलो। अफसर ने सानी की मर्जी के मुताबिक रिवॉल्वर लिया, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अली उसकी जगह स्टीयरिंग सीट पर आ गया, फिर कार स्टार्ट करके होटल के अहाते से बाहर जाने लगा। वो सिक्योरिटी अफसर खड़ा हुआ उस कार को जाते हुए देखता रहा। जब वो सामने वाली शाहराह पर जाकर नज़रों से ओझल हो गई तो उसने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपट्टी से लगाया, फिर ट्रैगर को दबा दिया, गोया मौत का स्विच ऑन करके ज़िंदगी की लाइट ऑफ कर दी। फिर सानी बारबरा के साथ होटल के मैनेजर और काउंटर गर्ल वगैरह के दिमाग में पहुंच गई ताकि उनके जरिए एंजेला पर नज़र रखी जा सके। उधर होटल के कमरे में एंजेला कहलाने वाली देवी ने लिबास बदल लिया था। उस पर घबराहट तारी थी। थोड़ी देर पहले उसने अपने अंदर सानी की सोच की लहरों को महसूस किया था। तब से यह खौफ तारी हो गया था कि शायद सोनिया अपने बच्चों के पास वापस जाकर खामोशी से नहीं बैठी है। उसे सानी और दूसरे ख्यालख्वानी करने वालों के जरिए तलाश कर रही है। और अब सानी की आमद से यह खतरा मंडलाने लगा था कि इस्तांबुल में उसकी मौजूदगी का सुराग लगा लिया गया है, लेकिन शायद ये मालूम नहीं है कि वो किस रूप में और किस इलाके में है। उसने सांवला रंग उतार दिया था, मेकअप में थोड़ी सी तब्दीली की थी, ब्लाउज और स्कर्ट पहनकर एक ऐसाई हसीना बन गई थी। फिर उसने एक बैग में अपना निहायत ज़रूरी मुख्तसर सा सामान रखा, उसे शाने से लटकाया। इसके बाद तेज़ी से चलती हुई दरवाजे के पास आई और इसे खुला देखकर ठिठक गई। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया था, वो बाहर से खुल नहीं सकता था। फिर वो कैसे खुला हुआ है? बात यही समझ में आ रही थी कि बाहर से कोई इसे खोलकर अंदर आया था। वो खुद को अंदर तनहा समझती रही थी। ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो साया भी उसके साथ रहा था। उसने पलटकर अंदर कमरे में देखा। कोई बाहर से आकर भला कैसे छुप सकता था, जबकि वो सामने ही कमरे में लिबास तब्दील कर रही थी। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। यह भी अंदेशा था कि उसका सुराग लगाने वाले बाहर कॉरिडोर में छुपे हुए होंगे। उसी वक्त होटल के किसी दूसरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फिर दस्तक देने वाले ने कहा, सर, मैं रूम सर्विस के लिए आया हूँ। वो होटल का मुलाजिम किसी दूसरे कमरे की सफाई वगैरह के लिए आया था। देवी ने उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वो अपने कमरे से निकलकर जिस कॉरिडोर से गुजरने वाली थी वहाँ कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था। उसका अंदेशा गलत था। वो फ़ौरन ही कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई। होटल का वो मुलाजिम दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर जा रहा था। अब देवी को वहाँ से गुजरते हुए कोई देख नहीं सकता था। अगर होता भी तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तानी देवी स्कर्ट और ब्लाउज पहनती है। वह भी अपने तौर पर बहुत चालाक थी। उसने लिफ्ट का रास्ता इख्तियार नहीं किया। सानी की आमद ने और अपने कमरे के खुले हुए दरवाजे ने उसे और ज़्यादा मोहतात कर दिया था। इसलिए वो उस जीने से नीचे गई जो किसी हंगामी हालत के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ किसी से सामना नहीं हुआ और ना ही उसे काउंटर और लाउंज की तरफ से गुजरना पड़ा। वो होटल के दूसरे हिस्से से गुजरकर पार्किंग एरिया में आई। वहाँ उसकी किराए की कार खड़ी हुई थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर बैठने वाली थी तब एकदम से लरज़ कर रह गई। एक फायर हुआ था। उसे ऐसा लगा कि उस पर गोली चलाई गई है। वो लड़खड़ाकर कार और खुले हुए दरवाजे के दरमियान फंस गई। ऐसे वक्त बदहवासी गालिब आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वो इसी तरह फंसी रहकर दूर अहाते के अंदरूनी रास्ते की तरफ देख रही थी। मजबूत एहसाब की मालका थी। जल्द ही समझकर सिचुएशन को समझ गई। दूर खड़े हुए एक बावर्दी सिक्योरिटी अफसर ने अपनी कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल लगाकर गोली चलाई थी। खुदकुशी की थी। फिर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा था। वो आत्मा शक्ति रखने वाली और टेलीपैथी जानने वाली समझ गई कि उसने खुदकुशी नहीं की है। वह इस मुर्दा अफसर को इजलास में नायब सुपर मास्टर के साथ देख चुकी थी और ये बात समझ में आ रही थी कि इसे MIM के किसी ख्यालख्वानी करने वाले ने खुदकुशी पर मजबूर किया है। गोया इस होटल में सिर्फ सोनिया और उसके ख्यालख्वानी करने वालों का लश्कर नहीं था, बल्कि MIM वाले भी अमेरिका, इसराइल और भारत को ये बता रहे थे कि देखो, दहशतगर्दी किसे कहते हैं। हमने बड़े ममालिक के इजलास में साबित कर दिया कि दहशतगर्द नहीं है मगर हैं। जब बॉडी गार्ड्स मारे जाएंगे तो फिर गार्ड्स के बाद महज बॉडी रह जाएगी, ख्वाह वो नायब सुपर मास्टर की बॉडी हो या इसराइल और भारतीय आला अहदेदारों की। वो खुदकुशी करने पर मजबूर किए जाएंगे और उनके रोबोट किस्म के टेलीपैथी जानने वाले देखते रह जाएंगे। उसने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर कार के दरवाजे को बंद किया, इसे स्टार्ट किया, फिर इसे पार्किंग एरिया से निकालकर ड्राइव करते हुए मोहतात नज़रों से दाएं बाएं देखने लगी। फायरिंग की आवाज़ पर लोग उसकी लाश की तरफ दौड़ते आ रहे थे। जो वाक़यात पेश आ रहे थे उससे यह जाहिर हो रहा था कि उसके दुश्मनों ने पर्ल होटल में देवी की या उसके ज़ेर असर रहने वाले अफराद की मौजूदगी का सुराग लगा लिया है। और ये बात तो देवी को हैरान भी कर रही थी और अंदेशों में घेर रही थी कि उसके होटल वाले बंद कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल गया था, जैसे कोई दरवाज़ा खोल कर आया हो, देवी को कमरे में देखा हो और फिर किसी को इतला देने चला गया हो। वो सोच रही थी, लेकिन मैं तो अखबारी रिपोर्टर एंजेला के रूप में हूँ। आज तक किसी ने मेरे असली चेहरे को ना देखा और ना मेरी आवाज़ सुनी है। मेरे देवी होने की कोई शनाख्त किसी के पास नहीं। फिर क्या वो दरवाज़ा किसी जिन भूत ने या किसी ने गैबी अमल से खोला था? वो सोचते सोचते चौंक गई। कार को ब्रेक लगाकर सड़क के किनारे रोक दिया। अब उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, किसी जिन भूत ने या जादूगर ने नहीं, बल्कि उस मुकफ्फल दरवाजे को ब्रादर कबीर के साय ने खोला था। लेकिन कैसे खोला था? क्या होटल से मास्टर की लाकर खोला था? और यूं खामोशी से खोल कर आने और चले जाने का मकसद क्या था?
फिर जहाँ तक आने और जाने की बात है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो आने के बाद चला गया हो सकता है अभी उसके जिस्म के अंदर समाया हुआ हो। एक धड़का सा लग गया। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर बैठा हुआ है। एक अंदाज़ा ये कहता था कि जो दरवाज़ा खोल कर आता है वो वापस जाते वक्त उसे ज़रूर बंद करता है। चूंकि वो साया वापस नहीं गया था, इसीलिए दरवाज़ा भी खुला रह गया और वो साया उसे कमरे में नज़र नहीं आया। भला कैसे नजर आता? वो तो आते ही उसकी लाइलमी में उसके अंदर समा गया होगा। यही धड़का सा था, एक वहम सा था, ऐसा वहम जो सच लगता है। यह तजुर्बा था कि पराया साया भी अपने अंदर महसूस नहीं होता। और अभी रिपोर्टर लड़की अंजला का भेस छोड़कर एक हसीन ऐसाई लड़की बनकर वो खुला हुआ दरवाज़ा साबित कर रहा था कि वो लाख भेस बदले साया उसके अंदर आता रहेगा, और वो अब भी है। वो अचानक जैसे बीमार सी हो गई। उसके लिए वो साया एक दायमी मर्ज बन गया था। इस मर्ज को दूर करने का कोई इलाज, कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती थी। वो बड़ी दिल बर्दाश्त होकर आहिस्तगी से बोली, क्या तुम मौजूद हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने फिर कहा, ब्रादर कबीर, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम मेरे अंदर समाये हुए हो? वो मौजूद नहीं था, फिर जवाब कैसे मिलता? लेकिन पुरानी कहावत है कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और देवी का वहम कह रहा था कि पहली बार साये के अंदर आने के बाद उसने बड़े ममालिक की हमायत में उससे दुश्मनी की थी और भरे इजलास में कहा था कि वो उसके जिस्म से बाहर आ जाए, और वो बाहर आ गया था। फिर वो खुद देवी थी और कह रही थी, मैं देवी इस रिपोर्टर लड़की की जुबान से बोल रही हूँ। शायद देवी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद साये को शुबा हो गया था कि देवी और अंजला के आपस में ताल्लुकात हैं। वो समझ रही थी कि इजलास में उस साये से पीछा छुड़ा कर आ गई है, लेकिन यह गलत फहमी लग रही थी। फिर एक और गलती ये कि उस साये ने उसे हिंदू अंजला से एक ईसाई लड़की बनते देखा होगा और उसकी असल हकीकत मालूम करने के लिए उसके अंदर रहकर हमेशा खामोश रहने का फैसला कर चुका होगा। वो ब्रादर कबीर के दिमाग में कई बार जाकर उसकी मक्कारियों को अच्छी तरह समझ गई थी। अब भी उसके दिमाग में जाकर पूछ सकती थी कि वह अंजला के अंदर मौजूद है या नहीं। लेकिन मुश्किल ये थी कि अब वो कर्नल कीदार शर्मा बनकर बोलता था और ये कभी ना कहता कि वो ब्रादर कबीर है और किसी अंजला को मकान बनाकर रहते हैं। फिर भी उसने ख्याल ख्वानी के जरिए से मुखातिब किया। दूसरी बार पारस ने सांस रोक ली। वह इस वक्त अली के साथ कार में था और ये नहीं चाहता था कि देवी उसके अंदर आकर उसके आसपास पहले जैसी तारीकी ना देखे। इस वक्त कार एक बड़े जनरल स्टोर के सामने रुकी हुई थी और अली कह रहा था, तुम यहीं बैठो, मैं स्टोर में जाकर तुम्हारे लिए रेडीमेड मेकअप का सामान लेकर आता हूँ। अली कार का दरवाज़ा खोलकर चला गया। पारस ने कार में बैठकर दूसरी बार फिर सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। उधर देवी मायूस हो गई। उसने 2 बार राब्ता कायम करने की कोशिश की। दोनों बार उसने उसे भगा दिया और वो सोचने लगी कि सबसे पहले अपनी हिफाजत की फिक्र करना चाहिए। अगर ब्रादर कबीर का साया गोली का असर खत्म होने के बायस उसके अंदर से निकलकर जिस्मानी तौर पर नमूदार होगा तो इजलास में की जाने वाली दुश्मनी का बदला उसे लेगा, उस पर जुल्म करेगा। हो सकता है उसकी इज्जत व आबरू का भी दुश्मन बन जाए। उसने टेलीपैथी जाने वाले रोबोट अजय कुमार के दिमाग में कहा, प्राइवेट फ्लाइंग क्लब जाओ और एक हेलीकॉप्टर हासिल करो। ये मशरकी इस्तांबुल छोड़कर मगरबी इस्तांबुल जाना होगा। एक अमरीकी टेलीपैथी जाने वाला रोबोट डी लैंकास्टर भी होगा। वहाँ से दूसरे मुल्क का सफ़र किया जाएगा। फिर उसने डी लैंकास्टर के दिमाग में कहा, अभी प्राइवेट फ्लाइंग क्लब चलो। वहाँ एक ईसाई लड़की मार्लिन भारती अजय कुमार के साथ होगी। वहाँ तुम्हें आइंदा का प्रोग्राम बताया जाएगा। उसने दोनों को अहकामात देने के बाद कार स्टार्ट की। फिर फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगी। वो ये भी देखना चाहती थी कि ब्रादर कबीर अगर उसके अंदर छुपा हुआ है तो उसके साथ मशरकी इस्तांबुल से बाहर हेलीकॉप्टर में जाना चाहेगा या नहीं। अगर नहीं जाना चाहेगा और इस दौरान जिस्मानी तौर पर जाहिर होगा तो अजय कुमार और डी लैंकास्टर उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ देंगे। अली रेडीमेड मेकअप ले आया था। फिर कार आगे बढ़ा दी। पारस एक छोटे से आने में देखकर अपने चेहरे पर तब्दीली करने लगा। अली ने कहा, तुम्हारा चेहरा तब्दील होते ही हम सिक्योरिटी अफसर की एक गाड़ी छोड़कर किसी टैक्सी में जाएंगे। सानी ने अली के पास आकर कहा, होटल में अंजला का कमरा खाली है, वो अपना कुछ सामान छोड़कर फरार हो गई है। उससे सिक्योरिटी अफसर से टकराव कैसे हो गया था? अली ने पारस से कहा, यह सानी पूछ रही है कि सिक्योरिटी अफसर से कैसे टकराव हो गया। बेहतर है तुम खुद अपनी हमाकत बयान करो। पारस ने कहा, हमाकत मेरी नहीं, सानी की थी। वह अंजला लिबास तब्दील करने वाली थी। मैं एक औरत की शर्म रखने के लिए कमरे से ज़रा हटकर दरवाजे के पास आ गया। इसी सानी की बच्ची ने मशवरा दिया कि मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाऊँ। अली, तुमने मुझे होटल में गधा कहा था, अब अपनी इस नक चढ़ी को गधी कहो। इसने यह भी नहीं सोचा कि मैं ब्रादर कबीर के रूप में हूँ। बाहर जाऊँगा तो दोस्त और दुश्मन सभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सानी ने पारस के अंदर आकर कहा, वाकई हम दोनों ने इतने अहम पहलू पर गौर नहीं किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इस गलती पर तुम्हारे अली ने मुझे गधा कहा था। वो हंसने लगी तो पारस बोला, हंसती क्या हो, इस गलती के रिश्ते से तुम गधी हो गई। बकवास मत करो, हिम्मत है तो अली को जवाब में गधा कहो। वली से बोला, तुमने मुझे गधा कहकर बात बिगाड़ दी है। क्योंकि जो कुछ हुआ उसी गलती में सानी बराबर की शरीक थी, लिहाजा वो भी गधी कहलाने की मुस्तहिक हो गई। मैं बड़े अफसोस के साथ सोच रहा हूँ, एक गधी के साथ तुम्हारा रिश्ता होने के बाद तुम क्या कहलाओगे? सानी ने अली के पास आकर कहा, देखो अली, ये बात घुमा फिरा कर तुम्हें वो कह रहे, मेरा मतलब है तुमने से वो कहा था, इसके जवाब में तुम्हें भी वो कह रहे, तुम इसे मुंह तोड़ जवाब दो। अली ने हंसते हुए कहा, ये मेरा पक्का बदमाश भाई है। अगर मैंने भाई होकर इसे वो कहा तो फिर दूसरा भाई भी आखिर वही हुआ ना, क्यों इसके मुंह लगती हो?
फिर उसने घड़ी देखकर कहा, सानी, कर्नल केदार शर्मा का ख्याल रखो, उसकी गोली का असर भी खत्म होने वाला है। सानी उस मुजाहिद के पास आ गई जो इस इजलास के बाद लंच के वक्त शराब और शरबत की ट्रॉली लिए घूम रहा था, जिसने मंसूबे के मुताबिक कर्नल केदार शर्मा की शराब में साया बनाने वाली गोली डाली थी। सानी ने उसके पास आकर पूछा, क्या रिपोर्ट है? उसने जवाब दिया, वो अभी तक साया बना पड़ा है, गोली का असर अभी बाकी है। एक मुश्किल ये हुई थी कि कर्नल एक हसीना के साथ शराब पीता हुआ वॉशरूम में गया था और वहीं साया बन गया। वह हसीना भागकर बाहर आ गई थी, मगर कर्नल नशे की ज़्यादती से वॉशरूम के अंदर लेट गया था। अब वो साया था, उसे दूसरे मुजाहिद या कोई भी उठा या पकड़ नहीं सकते थे। इस साए को अगवा करके वहां से कहीं पहुंचाना मुमकिन ना था। ऐसे वक्त कोई दूसरा वॉशरूम में जाता तो सबको बता देता कि एक साया वहां ज़मीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि इजलास की इमारत में 6 अदद वॉशरूम थे, किसी भी वॉशरूम में कोई भी जा सकता था। ऐसे वक्त सानी ने फ़ौरन वहां के इंचार्ज के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसके हाथों से उस वॉशरूम के दरवाजे को लॉक कराया और दरवाजे पर चौक से लिखवा दिया कि यह वॉशरूम नाकाबिल इस्तेमाल है। यूं बिगड़ने वाली बात बना दी गई। अंदर कर्नल नशे में मदहोश पड़ा हुआ था और जब होश में आता तो देखा जाता कि पहले गोली का असर खत्म होता है या शराब का नशा। लंच करने वाले बड़े बड़े ममालिक के फौजी अफसरान और दीगर ओहदेदारान अपनी अपनी रिहाइशगाह की तरफ चले गए। हर मुल्क के अकाबरीन अपनी अपनी अलग टोलियां बनाकर किसी एक की रिहाइशगाह में आकर बैठ गए और इजलास में जो कुछ हुआ था उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक भारतीय अफसर ने मुख्तलिफ ममालिक की रिहाइशगाहों पर फ़ोन करके मालूम किया कि उनके साथ कर्नल केदार शर्मा मौजूद हैं या नहीं। हर तरफ से जवाब में नहीं सुनाई दे रहा था। तब इजलास में शरीक होने वाले तमाम अफराद तक ये बात पहुंचाई गई कि कर्नल को शायद अगवा किया गया है। एक सवाल पैदा हुआ, किसने अगवा किया है? एक सीधा सा जवाब था कि MIM वालों ने ही किया है, और तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन भरे इजलास में दुनिया के तमाम प्रेस रिपोर्टर्स के सामने तस्लीम किया गया था कि MIM वाले दहशतगर्द नहीं हैं, वो सिर्फ अपने दीनी असूलों पर अमल करते हैं। ऐसे एतराफ़ के बाद किसी जवाब के बगैर MIM पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता था। तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने कहा था कि उनकी सोच की लहरों को कर्नल का दिमाग नहीं मिल रहा। देवी ने भी कहा कि MIM का ब्रादर कबीर गैर मामूली टेलीपैथी जानता है, जब चाहता है अपनी और दूसरों की आवाज़ और शख्सियत तब्दील कर देता है। देवी की सच्ची रिपोर्ट पर जल्द ही यकीन आ जाएगा। कर्नल का साया चंद घंटों के बाद जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन वो कर्नल नहीं, दरअसल खुद ब्रादर कबीर होगा। खुद को कर्नल केदार शर्मा कहकर भारत के फौजियों को धोखा देगा। लिहाजा जब भी कर्नल जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर हो तो धोखा ना खाया जाए, उसे फ़ौरन गोली मार दी जाए, वरना देर की जाएगी तो वो दोबारा साया बन जाएगा। फिर नायब सुपर मास्टर को इतला मिली कि उसके सिक्योरिटी अफसर ने अपने ही रिवॉल्वर से पर्ल होटल के हाथे में खुदकुशी कर ली है। जासूस ने इतला दी कि उसकी कार भी वहाँ मौजूद नहीं है, कोई ले गया है। इसके बाद इतला मिली कि वो रिपोर्टर लड़की एंजेला, जिसकी ज़ुबान से देवी बोलती रही थी, उसे भी होटल के कमरे से अगवा किया गया है। उसने होटल से किराए की कार ली थी, उस कार को भी तलाश किया जा रहा है। ये तीनों वारदातें ऐसी हुई थी कि तमाम बड़े ममालिक के फौजी अफसरान और दीगर ओहदेदारान को भी अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। अब उनमें से कोई खुद को इस्तांबुल में महफूज नहीं समझ रहा था। वो सब जल्द से जल्द वो शहर छोड़कर अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे और इसके लिए अपने मातहत अफसरान को हुक्म दे रहे थे कि उनके खुसूसी हथियारों की चेकिंग की जाए, कहीं MIM वालों ने बम छुपा कर न रखा हो। वह इसराइली फ़ौज के मेजर की तरह हथियारे के हादसे में मरना नहीं चाहते थे। अली और पारस ने एयरपोर्ट के करीब कार रोक दी। अली ने कहा, यहाँ से हमारी रिहाइश का करीब है, तुम वहाँ चलकर ये रेडीमेड मेकअप ख़त्म करो और दूसरा मुस्तकिल मेकअप करो। इस बात के दौरान देवी की कार आकर उनकी कार के पीछे रुक गई। वो भी होटल की रेंटेड कार से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने सोचा वहाँ से किसी टैक्सी में बैठकर फ्लाइंग क्लब की तरफ जाएगी। वो कार से उतरकर अपने शाने से बैग लटकाए फुटपाथ पर चलने लगी। उसी वक्त अली और पारस कार से उतरकर फुटपाथ पर आई। देवी उनके करीब तकरीबन 1 गज के फासले से गुजरती हुई जाने लगी। उसने गुजरते वक्त पारस पर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें थीं, सर पर सुनहरे बालों की विग और आंखों पर स्याह चश्मा। वो ऐसा बदल गया था कि पहचाना नहीं जाता था। लेकिन देवी उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ते हुए सोच रही थी, जैसे इस दाढ़ी मूंछों वाले को कहीं देखा है। पारस भी उसकी चाल में रकासा जैसा लोच और लचक देखकर कुछ सोच रहा था। अली ने पूछा, क्या ज़रूरी है कि तुम हर हसीन लड़की को देखते ही रहो? देवी को टैक्सी मिल गई थी, वो उसमें बैठकर जा रही थी। पारस ने कहा, मैं किसी और ख्याल से देख रहा था, इसकी चाल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वैसे कितनी ही हसीनाएं ऐसी नज़ाकत से चलती हैं, लेकिन फिर वो एकदम से चौंक कर बोला, अली, वो जो अभी टैक्सी में गई है वो अंजला थी। उसके शाने से जो बैग लटक रहा था वो बैग मैंने इजलास में देखा था और उसके होटल के कमरे में भी। क्या बाजार में ऐसे हज़ारों बैग नहीं मिलते हैं? उस हसीना का पीछा करने के लिए बातें बना रहे हो? तुम जानते हो हम दोनों भाई कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। उस हसीना में अंजला जैसी कोई बात है? वो जब मेरे सामने से गुजर रही थी तो वो फिर चौंक कर बोला, वो मुझसे काफ़ी फासले से गुजर रही थी, मगर एक ज़रा एंजेला की हल्की सी महक महसूस हुई थी। तुम जानते हो, जिसके करीब मैं ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ उसके बदन की बू को फिर कभी नहीं भूलता, और एंजेला के अंदर तो मैं कई घंटों तक रहा हूँ। अभी वो ज़रा और करीब से गुजरती तो मैं पूरे यकीन के साथ उसे पहचान लेता। आप पहचान कर क्या करोगे? पता नहीं वो टैक्सी में कितनी दूर निकल गई है। उस वक्त सानिया अली के पास आ गई थी। पारस ने कहा, एंजेला का देवी से कोई ताल्लुक है या फिर वो देवी की मामूल है?
अगर हम उसे नज़रों में रखें तो देवी तक पहुंच सकती हैं। अली ने कहा, तो फिर उसी कार में चलो, शायद आगे जाकर वो टैक्सी में मिल जाए। सानी ने कहा, ठहरो, सिक्योरिटी अफसर की इस गाड़ी को छोड़ दो, इस गाड़ी को तलाश किया जा रहा है। पारस, तुम हमारे बंगले में चलो और पहले सही और मुकम्मल मेकअप करो। देवी के पता नहीं कितने मामूल और ताबेदार हैं, एक एंजेला के पीछे जाकर कुछ हासिल ना होगा। सानी की बातों के दौरान अली दूर एयरपोर्ट की तरफ देख रहा था। सानी ने पूछा, क्या इरादे हैं? अली ने जेब से चाबियां निकालकर पारस को देते हुए कहा, इस मैदान के पीछे वो जो फ्लैट्स बने हुए हैं, उनके पीछे कई बंगले हैं। पहली कतार में 7 नंबर का बंगला हमारा है, तुम वहां जाकर अपना हुलिया तब्दील करो, मैं अभी आता हूँ। पारस ने पूछा, तुम यहाँ तन्हा रहकर क्या करोगे? मैं अभी आकर बताता हूँ, वक्त बहुत कम है। उस कर्नल को गोली खाए हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। उसके जिस्मानी तौर पर नमूदार होने से पहले हमें फिर इजलास वाली इमारत में पहुंचना है। पारस चाबियां लेकर चला गया। अली ने सिक्योरिटी अफसर के डैशबोर्ड से एक रिमोट कंट्रोलर और पेंसिल सेल वाले बॉम्ब निकाले, फिर कहा, सानी, मैं एयरपोर्ट के करीब जाकर किसी से बात करता हूँ, तुम उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर एक एक पेंसिल बॉम्ब एक एक त्यारे में रखवा दो। वो अपना प्लान बताता हुआ एयरपोर्ट के उस खसूसी हिस्से की तरफ जाने लगा जहाँ बड़े ममालिक से आए हुए खसूसी त्यारे रनवे पर खड़े हुए थे। उसका प्लान बहुत पेचीदा नहीं था। सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए उस मखसूस हिस्से के सिक्योरिटी अफसर को अपना आलाकार बनाया। फिर आधे घंटे बाद ही अली ने रिमोट कंट्रोलर के जरिए धमाके किए। पहले एक इसराइली त्यारा जोरदार धमाके के साथ तबाह हुआ। वहां भगदड़ मच गई। उस त्यारे के परखच्चे उड़ गए थे। वहां का तमाम अमला जितनी दूर भाग सकता था भागता चला गया। फिर अमले के कुछ लोग रुक गए। उनका ख्याल था कि ये एक ही बार तकरीब करी हुई है, अब नहीं होगी। मगर जरा देर बाद ही भारत के एक खसूसी त्यारे के परखच्चे जोरदार धमाके से उड़े। फिर तमाम अमले के अवसान खता हुए। कुछ लोग तो दहशत से भाग ना सके, जहां थे वहीं औंधे मुंह गिर पड़े। दूसरे धमाके ने दिलों में यह दहशत पैदा कर दी कि क़यामत आ गई है। इसके बाद भी धमाके होते रहेंगे और इजलास में शिरकत के लिए आने वाले बड़े ममालिक के तमाम त्यारे इसी तरह एक के बाद दीगरे तबाह होते जाएंगे। लेकिन अली ने 2 ही त्यारों पर इक्तफा किया। तेजी से दौड़ता हुआ आकर उसी सिक्योरिटी अफसर की कार के अंदर रिमोट कंट्रोल को फेंक कर अपने बंगले में आ गया। वहां आसानी भी आ गई थी और पारस को मेकअप के दौरान बता रही थी कि वह धमाके अली कर रहा है। पारस ने पूछा, कितने रन बनाए? अली ने कहा, सिर्फ 2 रन बनाए हैं। चूंकि बाउलिंग अमेरिका की थी, अमेरिकी साख्त के बॉम्ब थे। अमेरिकी नायब सुपर मास्टर के सिक्योरिटी अफसर की कार में अब भी वो रिमोट कंट्रोलर और उसी साख्त के बॉम्ब रखे हुए हैं। इसलिए तुर्की के इंटेलिजेंस और पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सिक्योरिटी अफसर की खुदकुशी एक ड्रामा हो सकती है, ताकि यही समझा जाए कि उससे कार छीनकर उनकी कार से बॉम्ब निकालकर इसराइली और भारतीय त्यारे तबाह किए गए। लेकिन अमेरिकी त्यारा सलामत रहा। अगर ये अमेरिकी चाल नहीं थी तो नायब सुपर मास्टर के सिक्योरिटी अफसर की कार में ऐसे बमों की तादाद ज़्यादा क्यों थी जिन्हें अपनी कार में लेकर घूमना कानूनन ममनू है? फिर वो अमेरिकन तबाहकुन मादा तुर्की क्यों लाया गया? वो बातें करते हुए बंगले से बाहर आए, बंगले को लॉक किया, फिर कार में बैठकर उस इमारत की तरफ जाने लगे जहां इजलास मुनक्किद किया गया था। देवी टैक्सी में बैठकर फ्लाइंग क्लब जा रही थी। वो होटल की कार छोड़कर जब फुटपाथ पर चलती जा रही थी तो उसने 2 नौजवानों को देखा। एक नौजवान की दाढ़ी मूंछें थी, आंखों पर शाह चश्मा था। वो उसे पहचान ना सकी, लेकिन यूं लग रहा था कि उसे कहीं देखा है। चूंकि बहुत से मसाइल में उलझी हुई थी और जल्द से जल्द इस्तांबुल शहर छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए याद नहीं आ रहा था कि स्याह चश्मे वाले को कहाँ देखा है। टैक्सी में बैठकर आराम से जाते वक्त जब वो फ्लाइंग क्लब के करीब पहुंचने लगी तो एकदम से याद आ गया। अचानक ही याद आया कि इजलास में एमआईएम के सरबराह ने बिल्कुल वही लिबास पहना हुआ था। बात दुरुस्त थी। अली ने पारस को सिर्फ रेडीमेड मेकअप का सामान ला कर दिया था। ख्याल था कि वो कार में बैठा रहेगा, सिर्फ चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। फिर वो घर चलकर बाकायदा मेकअप करके लिबास भी बदल लेगा। लेकिन तकदीर के चक्कर को कौन समझता है। पारस ने उसे बदन की महक से और देवी ने उसे ब्रादर कबीर के लिबास से पहचान लिया। इसके बावजूद देवी को पूरा यकीन नहीं था। वो समझ रही थी कि ब्रादर कबीर अब भारतीय कर्नल केदार शर्मा बनकर सबको धोखा देकर फिर कहीं रूपोश होना चाहेगा।